हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम टॉप नेमिंग रिएक्शन देखने वाले हैं जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में आ सकती हैं। वही रिएक्शन हम देखने वाले हैं, ऐसा नहीं कि सभी रिएक्शन देखें, क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप सभी रिएक्शन को पढ़ें। आप उन्हीं रिएक्शंस पर फोकस करिए जो आपके एग्ज़ाम में आती हैं। तो इसलिए मैंने ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप रिएक्शंस बताऊंगा जो कि मोस्ट रिपीटेड हैं। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आप कंप्लीट देखिएगा। इसमें मैं आपको टॉप नेमिंग रिएक्शन बताऊंगा जो कि 10 प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को मैंने एनालाइज़ किया है एंड उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि ये रिएक्शंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये नहीं है। वो मैं आपको बताऊंगा क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है, ओके, जिससे कि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सको। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली जो रिएक्शन है आपकी वो है हुंस-डीकर अभिक्रिया। हुंस-डीकर अभिक्रिया भी आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा पूछी जाने वाली अभिक्रिया है, तो इसे भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, इसे आपको देखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस अभिक्रिया की सबसे पहले हम थ्योरी लिखेंगे। कई स्टूडेंट को यही कन्फ्यूजन दूर नहीं होता है कि हमें थ्योरी लिखना है या नहीं, या फिर सिर्फ रिएक्शन लिख दें। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको थ्योरी भी लिखना है और रिएक्शन भी लिखना है। और इसका भी पैटर्न ये होता है कि आप पहले तो थ्योरी लिख दीजिए एंड उसके बाद आप रिएक्शन डाल के रिएक्शन लिख दीजिए। ये सबसे बेस्ट मेथड होता है किसी रिएक्शन को करने का, नेम रिएक्शन को करने का, है ना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ हुंस-डीकर अभिक्रिया क्या होती है। तो हुंस-डीकर अभिक्रिया में कुछ भी नहीं है। इसमें क्या होता है, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवर की अभिक्रिया, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवर की अभिक्रिया हम किसके साथ, किसकी उपस्थिति में कराते हैं, Cl2 या Br2 से CCl4 की उपस्थिति में कराते हैं तो हेलो एल्केन प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया को हुंस-डीकर अभिक्रिया कहते हैं। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवर की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे, तो Cl2 या Br2 के साथ कराएंगे। किसकी उपस्थिति में, CCl4 की उपस्थिति में कराएंगे तो हेलो एल्केन प्राप्त होगी और इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, हुंस-डीकर अभिक्रिया कह देंगे। बस इतनी सी आपको थ्योरी लिखनी है एंड इसके बाद आपको रिएक्शन कैसे लिखनी है, जो आपने रिएक्शन में परिभाषा में थ्योरी में लिखा है वही आपको यहाँ पर लिखना है। हमने क्या कहा, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवर की अभिक्रिया। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवर है, आप देख सकते हैं ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है और यहाँ पर सिल्वर लगा दिए तो ये सिल्वर लवर हो गया। किसका, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवर, ओके, प्लस Br2। अब हमने यहाँ पर Br2 ही क्यों लिया, क्योंकि या लगा हुआ है। आप यहाँ पर Cl2 लीजिए या Br2, दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं, ओके। और उपस्थिति आपको ज़रूर लिखना है। अगर आपको याद है तो आप उपस्थिति ज़रूर लिख दीजिए। यहाँ पर CCl4 की उपस्थिति में होता है। अब मान लीजिए आपको ये पता ही नहीं है कि कौन सा उत्प्रेरक हमें लगाना था, तो अब मान लीजिए आपको पता ही नहीं, तो आप लिखिए मत। अगर आपने गलत लिख दिए तो वहाँ पर काम ख़राब हो जाएगा, आपको लिखना ही नहीं है। अगर आपको पता है, बिल्कुल सही पता है, तभी आप उत्प्रेरक लिखिए, अदरवाइज नहीं लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। एग्जामिनर फुल मार्क्स देते हैं, ओके। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या बोला, इनकी अभिक्रिया इसके उपस्थिति में कराते हैं। तो अब प्रोडक्ट क्या बनेगा वो आपको यहाँ पर बताना है, जो कि हमने यहाँ पर परिभाषा में बता दिया। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवर की अभिक्रिया Br2 या Cl2 के साथ कराते हैं तो हमें हेलो एल्केन प्राप्त होती है, कि हमने ऊपर बताया। अब प्राप्त कैसे होगी वो आपको कर देना है। आपको रिएक्शन करना आनी चाहिए। Br2 है तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ का बॉन्ड और यहाँ का बॉन्ड टूट जाएगा। अब ये Br2 यहाँ पर एक Br जुड़ जाएगा और एक Br यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो अब बनेगा क्या, CH3Br बनेगा। CH3Br लिख दिया। अब यहाँ पर COO है, इसे हम CO2 कह सकते हैं, तो CO2 लिख दिया। यहाँ पर AgBr बना तो AgBr लिख दिया। इतना ही आपको करना है, बस इतने में ही आपकी ये नेम रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है एंड काफ़ी इजी नेम रिएक्शन थी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो आप वीडियो को दोबारा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगी, ओके। एंड ये जो पैटर्न मैंने आपको बताया है इसे ही फॉलो कीजिएगा एंड अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकती हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट नेम रिएक्शन को। तो दोस्तों, नेक्स्ट जो आपकी रिएक्शन है वो है वुर्ज अभिक्रिया। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वुर्ज रिएक्शन। तो इसको आपको अच्छे से समझना है क्योंकि ये हर साल एग्ज़ाम में पूछी जाती है। आप 2022-23 के एग्ज़ाम को देखोगे, उठाकर सेट पेपर्स को देखोगे तो वहाँ पर आपको ईजिली मिल जाएगी। ये अथवा में रिएक्शन आती है तो ये रिएक्शन अथवा में हमेशा दी ही जाती है, तो इसे आप नहीं इग्नोर कर सकते, ओके। तो इसमें हमें क्या करना होता है, देखिए, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होती है। यहाँ पर थोड़ी सी हवा चल रही है तो इसे आप कोऑपरेट कीजिएगा क्योंकि वीडियो मुझे ऊपर बनाना पड़ रहा है, नीचे लाइट नहीं आ रही है और आपके लिए वीडियो मुझे ज़रूर बनाना है क्योंकि यही टाइम है, फिर आपका एग्ज़ाम आ जाएगा, वरना आपके पास ज़्यादा टाइम है भी नहीं, है ना। तो चलिए अब हम अपने रिएक्शन पर आते हैं। जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होती है।
इस अभिक्रिया को वुर्ज अभिक्रिया कहते हैं। ओके, इतना ही आपको लिखना है, अभिक्रिया आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब आप जो भी इसमें आपने लिखा है वो सिंपली आपको रिएक्शन के थ्रू समझा देना है प्रतीकों के चिन्ह में। ओके, यहाँ पर आपको करना क्या है, मैंने बोला जब एल्किल हैलाइड, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एल्किल हैलाइड है, मिथाइल ब्रोमाइड है तो इसे एल्किल हैलाइड कहते हैं। ओके, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे, तो सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं। अब मान लीजिए आपको उपस्थिति पता ही नहीं है, उत्प्रेरक पता ही नहीं है, तो आप यहाँ पर ईथर नहीं लिखेंगे। अगर आपको पता नहीं है, अगर आपको पता है तो आप ईथर लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे, तब भी आपको फुल मार्क्स मिलते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो अब आपको करना क्या है, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ये एल्किल हैलाइड है, एक ये आपका है एल्किल हैलाइड है। इसे हमने किया कुछ नहीं है, सिर्फ पलट कर लिख दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं CH3Br इधर है तो हमने BrCH3 लिख दिया, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कंपाउंड को इधर उधर करके लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। अब बीच में हमें Na लिया क्योंकि हमने सोडियम धातु के साथ ये अभिक्रिया करानी होती है। ओके, तो आपको कंपाउंड लिखने के बाद सिंपली रिएक्शन करा देनी है। अब कराना कैसे है, आपने रिएक्शन का मैकेनिज्म आसानी से पढ़ रखा होगा, आपको पता होगा क्या होने वाला है ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं Br 2 है और एक Na है, तो यहाँ पर जो है ये कंपाउंड निकल जाएगा, बचेगा सिर्फ CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये आपका एल्केन होती है। ओके, एल्केन होती है, ये आपको याद रखना है। अब बात करें यहाँ पर बचेगा क्या, तो यहाँ पर जो निकला है उसे आपको साइड प्रोडक्ट लिख देना है 2NaBr। यहाँ पर 2NaBr लिखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 Br हैं 2 Na हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 Br हो गए 2 Na हो गए। तो इस तरह से आप इस रिएक्शंस को भी कंप्लीट कर सकते हो। काफ़ी आसान अभिक्रिया है और ये आपको आनी ही चाहिए क्योंकि ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। हम देखने वाले हैं इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन को। तो दोस्तों इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है वो है फिटिग अभिक्रिया। यहाँ पर फिटिग अभिक्रिया है, यहाँ पर फिटिंग नहीं है। स्टूडेंट यहाँ पर बिंदी लगा देते हैं, अंक की बिंदी, वो नहीं लगेगी। फिटिग अभिक्रिया है, ना कि फिटिंग अभिक्रिया। ओके, ये आपको डाउट क्लियर हो गया। अब देखते हैं ये अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है या नहीं। तो जी हाँ, ये बिल्कुल अभिक्रिया आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भी रिएक्शन काफ़ी बार पूछी गई है एग्जाम में और इस बार भी हो सकता है पूछ ली जाए, तो आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते हो। मैंने आज की इस वीडियो में जितनी भी रिएक्शन ली हैं वो सारी की सारी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड हैं और वो रिएक्शंस आई हुई हैं, यानी रिपीटेड हैं। तो आप इन्हें इग्नोर बिल्कुल मत कीजिएगा। इस वीडियो में जितनी भी रिएक्शन बता रहा हूँ आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको ये आनी ही चाहिए। ओके, इसकी आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इस अभिक्रिया को। फिटिग अभिक्रिया में क्या होता है तो मैं आपको बताता हूँ। जब एरिल हैलाइड, उसमें हमने क्या करा था, एल्किल हैलाइड ली थी, तो इसमें हम क्या लिख करेंगे, एरिल हैलाइड लेंगे। ओके, जब एरिल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं। अब यहाँ पर आप एक बात नोटिस कर सकते हैं, यहाँ पर एरिल हैलाइड है, बाकी सब कुछ सेम है एज इट इज़, किसके तरह, वुर्ज अभिक्रिया की तरह। तो इसका मतलब ये है कि आप फिटिग अभिक्रिया ना भी याद रखें और आप वुर्ज अभिक्रिया याद रख लें तो भी आपका काम हो जाएगा। सिर्फ आपको चेंज कितना करना है, वहाँ पर एल्किल हैलाइड था और यहाँ पर एरिल हैलाइड है। अब आपको एल्किल और एरिल हैलाइड का डिफरेंस भी पता होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, सीधी श्रृंखला में जो कंपाउंड होता है उसे हम एल्किल कहते हैं और जो रिंग में आ जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये रिंग में आ गया, तो इसे हम एरिल कहेंगे। ओके, इतना आपको डिफरेंस होता है एरिल और एल्किल में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये अभिक्रिया कुछ नहीं कहती है, ये कहती है कि जब एरिल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो डाईफिनाइल प्राप्त होता है। अब यहाँ पर आपको प्रोडक्ट तो याद रखना ही पड़ेगा कि उसमें ऐसा तो है नहीं बिल्कुल सेम प्रोडक्ट बन जाए, सेम नहीं बनेगा। यहाँ पर डाईफिनाइल प्राप्त होता है। ओके, डाईफिनाइल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को फिटिग अभिक्रिया कहते हैं। ओके, ये आपको याद रखना है। अब हम चलिए इसकी रिएक्शन देख लेते हैं ताकि हमें रिएक्शन अच्छे से समझ में आ जाए। तो रिएक्शन में कुछ नहीं है, हमने क्या करा, एरिल हैलाइड ले लिया। एरिल हैलाइड हो सकता है ये क्लोरोबेंजीन है तो इसे हम एरिल हैलाइड कहते हैं। ओके, और यहाँ पर Na यानी कि सोडियम की उपस्थिति में कराना है, बिल्कुल। अब यहाँ पर हमने 2 कंपाउंड लेने हैं। ओके, क्लोरोबेंजीन के हमें यहाँ पर 2 कंपाउंड लेने पड़ेंगे। ओके, इतना आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर ईथर की उपस्थिति में हो रही है तो हमने ईथर लिख दिया। और यहाँ पर अब हम इस रिएक्शन को कर सकते हैं। करेंगे कैसे, यहाँ पर आपको पता है ये प्रोडक्ट साइड प्रोडक्ट निकलेगा ही, 2NaCl निकल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2NaCl निकल गया, प्लस यहाँ पर बनेगा क्या, तो ये दोनों रिंग आपस में जुड़ जाएंगी। ओके, फिटिग अभिक्रिया ये चश्मे की तरह एक आकृति होती है, तो इसे आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि ये चश्मे की आकृति होती है। ओके, वैसे इसे हम डाईफिनाइल कहते हैं, मैंने आपको बता ही दिया, डाईफिनाइल प्राप्त होता है। ओके, इस तरह से आप इस रिएक्शन को समझ सकते हो। कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर साइड प्रोडक्ट निकालना है और बाकी सब आपका कंपाउंड बन जाता है। ईजिली आपका रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है एंड उसके बाद आप समझ सकते हो किसी भी रिएक्शन को ईजिली। अगर आपको मैकेनिज्म पता है कि कौन सी योगात्मक अभिक्रिया होती है और कौन सी क्या अभिक्रिया होती है, ये अभिक्रियाओं के अगर आपको प्रकार पता है
अभिक्रिया को आपने 11th में पढ़ा है तो आप इजीली किसी भी रिएक्शंस को कंप्लीट कर सकते हो, उसका मैकेनिज्म आप जान सकते हो। ओके, तो चलिए दोस्तों, ये आपकी हो गई फिटिक अभिक्रिया। एंड इसके बाद हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट अभिक्रिया पर, बट उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट अभिक्रिया पर। तो दोस्तों, नेक्स्ट आपकी रिएक्शन है वुर्ज फिटिक अभिक्रिया। अब मैंने आपको वुर्ज अभिक्रिया भी बता दी, फिटिक अभिक्रिया भी बता दी। अब इन दोनों का कंबाइन हम पढ़ने वाले हैं। वुर्ज फिटिक अभिक्रिया हम दोनों को एक साथ पढ़ने वाले हैं, यानी कि इस अभिक्रिया का नाम ही वुर्ज फिटिक है। ऐसा नहीं समझना है आपको कि ये अलग था ये अलग था, ये रिएक्शन एक ही है। वुर्ज फिटिक इसका नाम है। ओके, वुर्ज फिटिक अभिक्रिया में क्या होता है समझ लेते हैं। जब एक एल्किल हैलाइड तथा एक एरिल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो टॉलुइन प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, वुर्ज फिटिक अभिक्रिया कहते हैं। काफ़ी आसान लैंग्वेज मैंने लिखी है जिससे कि आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी किसी भी अभिक्रिया को समझने में। ओके, एक बार दोबारा से बता देता हूँ। जब एक एल्किल हैलाइड तथा एक एरिल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो टॉलुइन प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया को वुर्ज फिटिक अभिक्रिया कहते हैं। ओके, इतना आपको समझ में आ गया। तो चलिए अब हम इसकी रिएक्शंस भी समझ लेते हैं जिससे कि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। ओके, तो यहाँ पर हम रिएक्शन समझ लेते हैं। हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने बोला है जब एक एल्किल हैलाइड और एक एरिल हैलाइड, अब हमें दोनों चेंज कर देना है। पिछली बार हम क्या कर रहे थे, वुर्ज अभिक्रिया में हम क्या कर रहे थे, 2 एल्किल हैलाइड ले रहे थे, 2 अणु एल्किल हैलाइड के। फिटिक अभिक्रिया में क्या कर रहे थे, 2 एरिल हैलाइड के अणु ले रहे थे। लेकिन इस बार हमें करना है एक एल्किल हैलाइड और एक एरिल हैलाइड लेना है। ये एरिल हैलाइड हो जाएगा आपका क्लोरोबेंजीन और यहाँ पर ये एल्किल हैलाइड हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड। ओके, अब यहाँ पर Na आ जाएगा, क्योंकि हमने जो है सोडियम के साथ ही ये रिएक्शन कंप्लीट करानी है। ओके, अब ड्राई ईथर की उपस्थिति में तो ये रिएक्शन होगी ही, ये आपको याद रखना है। मैंने आपको बताया उत्प्रेरक लिखना उतना आवश्यक नहीं होता है जितना आप समझते हो। ओके, ये नहीं लिखेंगे तब भी आपका कंप्लीट मार्क्स मिलेगा जितने मार्क्स में आपकी क्वेश्चन अभिक्रिया पूछी जाएगी। ओके, अब बात करते हैं साइड प्रोडक्ट क्या निकलेगा। तो साइड प्रोडक्ट ईजिली आप बता सकते हो कि 2NaCl निकलेगा, तो हमने यहाँ पर 2NaCl निकाल दिया, प्लस यहाँ पर टॉलुइन बन जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये CH3 डायरेक्टली इस बेंजीन रिंग से अटैच हो जाएगा सिंगल बॉन्ड के साथ। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से आपकी आकृति बन जाती है और इसे हम क्या कहते हैं, टॉलुइन कहते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं टॉलुइन, और यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है टॉलुइन प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया को वुर्ज फिटिक अभिक्रिया कहते हैं। ये आपकी ये रिएक्शन भी कंप्लीट हो जाती है एंड काफ़ी इजी लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको अभिक्रियाएं आसान लग रही हैं ना तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा एंड चैनल पे न हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए अब हमने ये रिएक्शन भी समझ ली है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट रिएक्शन को समझने वाले हैं। उससे पहले आप इस रिएक्शन का स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हो। ओके, तो चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट रिएक्शन को। तो दोस्तों, हमारी जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है हैलोफॉर्म अभिक्रिया। हैलोफॉर्म अभिक्रिया भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर्स में पूछी गई रिएक्शन है, इसलिए मैं आपको इस वीडियो में ये भी समझा रहा हूँ। तो आप इस अभिक्रिया को भी आसानी से समझिएगा और यकीन मानिए ये रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा आसान है। अगर आपने थोड़ा सा भी माइंड लगा लिया तो आपको ईजिली ये रिएक्शन समझ में आ जाने वाली है। ओके, तो चलिए इस रिएक्शन को देख लेते हैं। हैलोफॉर्म अभिक्रिया आखिर होती क्या है। तो इसमें होता क्या है, वे यौगिक जिनमें मैथिल कीटो समूह उपस्थित होता है या पाया जाता है, वे यौगिक जिनमें मैथिल कीटो समूह पाया जाता है या ऑक्सीकृत होकर मैथिल कीटो समूह बना लेते हैं। दोस्तों, हम उन यौगिक की बात कर रहे हैं जिनमें मैथिल कीटो समूह पाया जाएगा या फिर वे ऑक्सीकृत होकर मैथिल कीटो समूह बना लेंगे। वे यौगिक हैलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी इजी था। आपको 2 बातें याद रखनी है। 2 बातें कौन सी, वे यौगिक, हम उन यौगिकों से मतलब है जिनके अंदर मैथिल कीटो समूह पाया जाएगा या फिर वे ऑक्सीकृत होकर मैथिल कीटो समूह बना लेंगे। हमें उन यौगिक की बात कर रहे हैं। ओके, वे यौगिक हैलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं। अदरवाइज कोई यौगिक जो है हैलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं देगा, ये भी आपको याद रखना है। हैलोफॉर्म अभिक्रिया, अब आपसे पेपर में इस तरह से भी क्वेश्चन घुमाकर पूछ लिया जा सकता है, हालांकि पूछते नहीं है, अगर पूछ लिए तो आप बता सकते हो। वो पूछ सकते हैं कि हैलोफॉर्म अभिक्रिया निम्न में से कौन देता है, MCQs में पूछ सकते हैं भाई। तो आपको बताना है हैलोफॉर्म अभिक्रिया वे यौगिक देते हैं जिनमें मैथिल कीटो समूह पाया जाता है या वे ऑक्सीकृत होकर मैथिल कीटो समूह बना लेती हैं। सिर्फ और सिर्फ वे यौगिक ही हैलोफॉर्म अभिक्रिया दिखाते हैं। ओके, अब यहाँ पर आप समझिए मैथिल कीटो समूह पाया कैसे जाएगा वो मैं आपको समझाता हूँ। तो आपको ये रिएक्शन समझनी पड़ेंगी। यहाँ पर मैंने 3 रिएक्शन लिखी हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो आई होप आपको दिख रहा है। अब मैं आपको ये समझाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, एसिटल्डिहाइड है, CH3CHO, ये आपका एल्डिहाइड होता है। ओके, एल्डिहाइड की अभिक्रिया हम किससे करा रहे हैं, आयोडाइड से करा रहे हैं।
आयोडाइड से करा रहे हैं और प्लस किसके साथ करा रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा रहे हैं। ये आपको याद रखना है किसके साथ होगी। ये देखिए आयोडाइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये कॉमन होता है, ये आपको याद रखना है। सिर्फ यहाँ पर कंपाउंड चेंज होगा। ओके, ये आपको याद रखना है। जब हम किसी एल्डिहाइड की अभिक्रिया, आप इस अभिक्रिया को इसी तरह से लिखेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ओके, आपको रिएक्शन भले से ये लिख देना है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं CH3CHO प्लस I2 आयोडाइड प्लस NaOH हाइड्रोक्साइड। अब इसकी हम रिएक्शन कराएंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसे क्या बनेगा वो आप समझिए। CHI3 बना, Na बना, Na अब मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ पहले, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर देखिए CH3 एंड I3, यहाँ पर आपको करना क्या है, इसके 2 मॉलिक्यूल लेने हैं। ओके, 2 मॉलिक्यूल क्यों ले रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा ताकि ये रिएक्शन बैलेंस हो जाए। अभी बैलेंस नहीं थी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं CH3I3, यहाँ पर 2 दूनी 4 आपकी I जो है 4 है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, 3 I ले लेनी है। ओके, 1 मिनट यहाँ पर फोकस कर देता हूँ मैं। ओके, आई होप आप फोकस हो चुका है। यहाँ पर आप देखिए हमने करना क्या है, CH3I3, यहाँ पर एक I बचेगा, ये आपको याद रखना है। ये आपका कंपाउंड बन गया Na, यहाँ से Na और यहाँ पर एक I बची थी तो NaI बन गया। यहाँ पर H2O कैसे निकला, देखिए HO एंड O, यहाँ पर H2O बन जाएगा और यहाँ पर C O। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी आपको 2 लगाने पड़ेंगे। ये मैं आपको बता दूँ, ऑर्गेनिक रिएक्शंस को आपको बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, बट फिर भी अगर आप कर देते हो तो अच्छी बात है, वरना आप नहीं करेंगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ 2, वो आप नहीं लगाएंगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो मैं आपको समझाने के पर्पज़ से लगा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं। यहाँ पर Na कितने हो गए, 2 हो गए। तो यहाँ पर हमने एक Na यहाँ पर यूज कर लिया। अब यहाँ पर आप बताइए मुझे, एक Na बचा नहीं बचा, तो आप कहेंगे बचा, तो वो एक Na यहाँ पर आ गया। और यहाँ पर O कितने हो गए, 2 O हो गए। तो दोस्तों इस तरह से आप इस रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हो। मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा, आप इन रिएक्शन की प्रैक्टिस करोगे तो आप इजीली समझ सकते हो। ओके, तो इनका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। यहाँ पर पहले आप इसका स्क्रीनशॉट करिए एंड उसके बाद आगे का स्क्रीनशॉट करिएगा। ओके, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं एंड इसके बाद आप यहाँ से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपको नोट्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हैं। तो वहाँ पर आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे PCM लाइव लर्निंग, तो वहाँ पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर आप चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिएगा एंड वहाँ से आप ईजिली किसी भी चैप्टर के हैंड रिटेन नोट डाउनलोड कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। ओके, तो चलिए दोस्तों इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट रिएक्शन को। तो दोस्तों नेक्स्ट रिएक्शन आपकी है एल्डोल संघनन। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो इसे भी आपको समझना है। एल्डोल संघनन क्या होता है, तो वे एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन लिखा हुआ है, वे एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है, ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन के 2 अणुओं की अभिक्रिया तनुज अम्ल या क्षार की उपस्थिति में कराते हैं तो ये संघनित होकर एल्डोल बनाते हैं, जिनके जल अपघटन पर अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को एल्डोल संघनन कहती है। हालांकि मैं ये बात समझ सकता हूँ कि ये रिएक्शन काफ़ी, ये परिभाषा मैंने काफ़ी ज़्यादा लेंथी लिख दी, बट ये रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा कंप्रेस करके लिखी हुई है और काफ़ी आसान भाषा में लिखी हुई है। इससे आसान आपको नहीं मिल सकती। ओके, तो ये आपको अच्छे से समझना है। ये आपको वर्ड कठिन लग रहे होंगे, अगर आप इससे 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि ये क्या बोल रहा है। ओके, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। वे एल्डिहाइड या कीटोन, हम उन एल्डिहाइड या कीटोन की बात कर रहे हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई। हम उन एल्डिहाइड या कीटोन की बात कर रहे हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है। अब हम करेंगे क्या, ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन के 2 अणुओं की अभिक्रिया कराएंगे। किसके साथ, तनु अम्ल या क्षार की उपस्थिति में कराएंगे। ओके, तो ये संघनित होकर एल्डोल बनाते हैं, जिनके जल अपघटन पर, फिर इनका हमें हाइड्रोलाइसिस भी करना पड़ेगा, जल अपघटन भी करना पड़ेगा, तो ये हमें अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त होगा, यानी कि हमें मिलेगा। ओके, ये अभिक्रिया एल्डोल संघनन कहलाती है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो आप एक बार वीडियो को दोबारा देखिए, आपको समझ में आ जाएगी। अगर मैं एक ही रिएक्शन को 2 से 3 बार बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाने वाली है, इसलिए मैं आपको 2 बार ही बता रहा हूँ। ओके, अगर आपको दोबारा पढ़ना है तो आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं या फिर पॉज करके समझ सकते हैं। ओके, अब हम इसकी रिएक्शन को समझ लेते हैं कि ये रिएक्शन कैसी होती है इसकी, है ना। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या किया है हमने, एल्डिहाइड लिया है। अब एल्डिहाइड हमने क्यों लिया है, क्योंकि ये हमारा अल्फा हाइड्रोजन युक्त परमाणु है। ओके, हमने वो ही एल्डिहाइड या कीटोन लेने हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन
परमाणु उपस्थित होता है। ओके, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित। तो दोस्तों हमने किया क्या है, यहाँ पर एल्डिहाइड के 2 अणु लिए हैं। आप देख सकते हैं 2 अणुओं की अभिक्रिया हम किसके साथ करा रहे हैं, डाइल्यूट NaOH यानी कि तनु अम्ल या क्षार के साथ करा सकते हैं हमने बोला। तो यहाँ पर हमने डाइल्यूट NaOH ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। ओके, इसके साथ हम अभिक्रिया कराएंगे तो अब हमारा बनेगा क्या प्रोडक्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ कॉम्प्लिकेटेड है ये रिएक्शन, मैं मानता हूँ, बट आप प्रैक्टिस करोगे तो कोई भी चीज़ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कोई भी चीज़ कठिन नहीं है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH। यहाँ पर हमने किया क्या है, हमने यहाँ पर बेसिकली किया क्या है, ये वाला O जो है यहाँ पर लिख दिया। ओके, एंड यहाँ पर जो H था, यहाँ पर आप समझिए, यहाँ से H, एक H यहाँ से ऊपर लिख दिया और एक H यहाँ से यहाँ पर लिख दिया। तो यहाँ पर OH हो गया, यहाँ पर H हो गया। ये हमारा निकल जाएगा कब, जब हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। ओके, जल अपघटन कराएंगे तब। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट बनता है, इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो हमारे पास ये मेन प्रोडक्ट बनता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। ओके, इसी को कहते हैं, ये आपका मेन कंपाउंड है। इसका एक और नाम है क्रोटोनल डिहाइड, तो इसे आप याद रखेंगे, इसे क्रोटोनल डिहाइड भी कहते हैं। ओके, इतना आपको समझ में आ गया। अब हम यही रिएक्शन हम एक तरीके से और समझ सकते हैं। वो तरीका क्या है, यहाँ पर आप देखिए एसीटोन है, एसीटोन के 2 अणु लेंगे हम। यहाँ पर एल्डिहाइड था, यहाँ पर कीटोन है। सिंपली हमने, क्योंकि हमने बोला है वे एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होगा, तो भाई इनमें उपस्थित है तभी तो हम इन्हें ले रहे हैं ना। तो यहाँ पर 2 अणु लेने हैं हमें किसके, एसीटोन के, और इसकी अभिक्रिया भी हम डाइल्यूट NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे। तो यहाँ पर भी बेसिकली वही प्रोडक्ट बनेगा, बस यहाँ पर होगा क्या, ये CH3 यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला O ऊपर चला जाएगा, यहाँ से एक H यहाँ पर आ जाएगा और एक H जो यहाँ पर था वो ऊपर आ जाएगा, फिर H2 निकल जाएगा। सिंपल प्रोसेस है, कोई कठिन नहीं है। ओके, यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो यहाँ पर जल निकल जाएगा इजीली, यहाँ पर देख सकती हैं। एंड ये एल्डोल होता है। ओके, ये एल्डोल होता है। अब यहाँ पर जो आगे बढ़ेंगे तो फ्रेंड्स ये आपका मेन प्रोडक्ट होता है, इसी को हम कहते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। ओके, वो एल्डिहाइड था, ये कीटोन है, क्योंकि हमने कीटोन के साथ कराई तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन ही बनेगा, ऑब्वियस सी बात है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर आप देखिए इसका एक और नाम है, इसे एक और नाम से जानते हैं, वो नाम क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो नाम एसिटल ऑक्साइड होता है, इसका दूसरा नाम। ओके, हम लिखिए, चाहे ये लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हो। ओके, तो दोस्तों ये आपकी रिएक्शन होगी। हालांकि ये रिएक्शन लेंथी थी तो आप स्क्रीनशॉट ले ही सकते हैं। अब भाई इंपॉर्टेंट है तो लेंथी हो चाहे आसान, हमें करना तो है ही। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड इसके बाद इसका ले लीजिए एंड हो गया। तो इस तरह से हमारी जो ये रिएक्शन है, ये भी रिएक्शन हमने आसान तरीके से कंप्लीट कर ली है। हालांकि मुझे लग रहा है कि कई स्टूडेंट को यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट हुई होगी, बट कोई बात नहीं है, आप वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो आप इजीली समझ सकते हैं। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट रिएक्शन को समझ लेते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है कैनिजारो अभिक्रिया। ओके, कैनिजारो अभिक्रिया भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये भी मैंने देखा है काफ़ी बार पूछी गई है। ओके, तो इसे भी आप इग्नोर नहीं करेंगे कि कुछ आपको इसमें वीडियो में जितनी रिएक्शन करा रहा हूँ कुछ आपको समझ में ना आए, हो सकता है ऐसा। तो आपको करना क्या है, वीडियो को दोबारा देखकर उस रिएक्शन को भी अच्छे से कंप्लीट करना है, क्योंकि ये रिएक्शन पूछी जाती हैं और एग्ज़ाम में आएंगी। ओके, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ये रिएक्शन आप इग्नोर मत कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ओके, तो अब हम कैनिजारो अभिक्रिया को समझ लेते हैं। वे एल्डिहाइड जिनमें, तो इस अभिक्रिया में होगा क्या, वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होता है, वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होता है। अब यहाँ पर आपको एक बात समझनी है, यहाँ पर हमने जो एल्डोल संघनन थी तो उसमें हम वे एल्डिहाइड या कीटोन ले रहे थे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है। अब यहाँ पर ये एल्डोल जो है, एल्डोल की बिल्कुल अपोजिट होती, एल्डोल अभिक्रिया की बिल्कुल अपोजिट होती है कैनिजारो अभिक्रिया। ओके, कैनिजारो अभिक्रिया में क्या होता है, वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होता है, और यहाँ पर सिर्फ एल्डिहाइड की बात होती है, ना कि कीटोन की। ओके, एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होता है, ऐसे एल्डिहाइड की अभिक्रिया हम सांद्र NaOH, सांद्र यानी कंसंट्रेट NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो संगत एल्कोहल तथा संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण। अब आपको ये जो आपकी हेडिंग थी, संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल, संगत एल्कोहल तथा संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप इग्नोर नहीं करेंगे, इस थ्योरी में लिखना ही पड़ेगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। ओके, संगत एल्कोहल तथा संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। ओके, कैनिजारो अभिक्रिया क्या होती है आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम रिएक्शन को समझ लेते हैं ताकि ये भी हमें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने कहा था क्या, हमने ये कहा था वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होता है, तो वो हमारा होता है फॉर्मल्डिहाइड। ओके, फॉर्मल्डिहाइड होता है क्योंकि इसमें एक ही कार्बन है,
तो इसमें एक कार्बन है, तो भाई इसमें एक कार्बन के ऊपर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, ये भी आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 अणु लिए हैं, क्योंकि हमने बोला था 2 अणुओं की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे, हाइड्रोक्साइड के साथ करानी है। और कैसा होगा, कंसंट्रेट होगा, यानी सांद्र होगा। ओके, अब हम इनकी अभिक्रिया कराएंगे। तो ये आपको रिएक्शन समझ लेनी है, सिर्फ ये इसका मैकेनिज्म काफ़ी हार्ड है, अगर मैं समझाने लगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए आपको करना क्या है, इसीलिए मैंने ये लाइन लिखवाई है, संगत एल्कोहल तथा संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण। यहाँ पर देखिए संगत एल्कोहल यानी एक कार्बन का यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड है, तो एक कार्बन का ही मिथाइल एल्कोहल बना, यानी कि एक कार्बन का ही एल्कोहल बना, का ही यहाँ पर सोडियम फॉर्मेट अर्थात यहाँ पर संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल बना है। ओके, संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बना है। इस तरह से आप इसे समझ सकते हो। और यहाँ पर बात करें तो इसी को हम नेक्स्ट रिएक्शन में भी कर सकते हैं बेंजल्डिहाइड के साथ, क्योंकि बेंजल्डिहाइड में भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो बेंजल्डिहाइड के हम 2 अणु लेंगे एंड यहाँ पर प्लस करके NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी अभिक्रिया कराएंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, बेंजल एल्कोहल आएगा, बेंजाइल एल्कोहल। ओके, ये आएगा और साथ में हमारा सोडियम बेंजोएट बनेगा। ओके, सोडियम बेंजोएट बनेगा। 7 कार्बन का एल्डिहाइड है, तो 7 कार्बन का ही हमारा एल्कोहल है। देख सकते हैं 6 और 1 7 कार्बन का एल्कोहल हो गया। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं तो 6 और 1 7 कार्बन का ही कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बना है। तो इसीलिए मैंने आपको वो लाइन बताई थी, संगत एल्कोहल तथा संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण प्राप्त होता है। ओके, ये आपको इसीलिए लिखना इंपॉर्टेंट है। एंड ये आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। इसमें बस इतना ही था। हालांकि ये उस एल्डोल संघनन की अभिक्रिया से आसान ही है, बस आपको थोड़ा सा समझना है। ये 2 रिएक्शन ही कॉम्प्लिकेटेड थी, आगे की रिएक्शंस आपको आसान लगने वाली हैं। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया था तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ से आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। एंड मैंने आपको बता ही दिया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पर आप ईजिली किसी भी चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स को डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ये रिएक्शन भी हमने आसानी से समझ ली है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट रिएक्शन को। तो चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट रिएक्शन को। तो दोस्तों हमारी जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है क्लीमेंसन अपचयन। ये अभिक्रिया भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे भी स्किप मत करिएगा। क्लीमेंसन अपचयन, तो ये रिएक्शन हम समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है, जब एल्डिहाइड या कीटोन का अपचयन जिंक अमलगम तथा सांद्र HCl के साथ कराते हैं। किसका अपचयन कराना है, तो एल्डिहाइड या कीटोन का अपचयन हमें कराना है। किसके साथ, जिंक अमलगम तथा सांद्र HCl के साथ कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया को हम क्लीमेंसन अभिक्रिया कहते हैं। काफ़ी आसान है, आपको समझ में आ गई होगी। मैंने थ्योरी इसलिए आसान करके लिखी है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। एंड अगर आपको अब भी दिक्कत लग रही है तो भाई इसका कोई इलाज नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने काफ़ी आसान भाषा में लिखने की कोशिश करी है हर नेमिंग रिएक्शन को। ओके, तो आप समझ ही सकते हो, काफ़ी आसान है। देखिए एक बार दोबारा समझाता हूँ। जब एल्डिहाइड या कीटोन का अपचयन जिंक अमलगम तथा सांद्र HCl के साथ कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होती है। भाई काफ़ी ऑब्वियस सी बात है। जब हम एल्डिहाइड या कीटोन का अपचयन किसके साथ कराएंगे, जिंक अमलगम तथा सांद्र HCl के साथ कराएंगे तो हमें एक एल्केन प्राप्त होगी। इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, तो हम इस अभिक्रिया को क्लीमेंसन अभिक्रिया कहेंगे। क्लीमेंसन अभिक्रिया करके भी क्वेश्चन में आ सकता है, पेपर में आ सकता है। तो क्लीमेंसन अभिक्रिया या फिर क्लीमेंसन अपचयन, बात एक ही है। ओके, तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम इसकी अभिक्रिया को देख लेते हैं ताकि ये रिएक्शन हमें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये हमारी जो रिएक्शन है कुछ इस तरह से होगी। हमने कहा जब एल्डिहाइड या कीटोन, हम एल्डिहाइड या कीटोन ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसीलिए हमने पहले उदाहरण में आप देख सकते हैं, पहली रिएक्शन में हमने एल्डिहाइड लिया है, दूसरी रिएक्शन में हमने एसीटोन लिया है। ओके, तो दोनों से हमने करके दिखा दिया। बट एग्जाम में आपको ऐसा नहीं करना है, आपको किसी एक के साथ कराना है, क्योंकि वहाँ पर आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा सफिशियंट होता है। ऐसा नहीं कि आपके पास भरपूर टाइम हो, भरपूर नहीं होता है। अगर आप 2-2 रिएक्शन लिखेंगे एक नेमिंग रिएक्शन में तो आपका पेपर 100% छूटेगा ही छूटेगा। वहाँ पर आपको टाइम मैनेजमेंट का काफ़ी खास तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, तो जहाँ पर आप देख सकते हैं एल्डिहाइड ले लिया हमने, CH3CHO, ये हमारा एल्डिहाइड होता है। ओके, एसिटल्डिहाइड कहते हैं इसे। ओके दोस्तों, इसका हम क्या करा रहे हैं, तो अपचयन करा रहे हैं। अब आपको अपचयन और ऑक्सीकरण में डिफरेंस पता होनी चाहिए। अपचयन हो रहा है तो हाइड्रोजन को जोड़ना अपचयन कहलाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हाइड्रोजन को हम जोड़ रहे हैं। यहाँ पर हम 4 या 5 भी ले सकते थे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितने की ज़रूरत होती है उतना हम ले सकते हैं अपचयन में। ओके, तो यहाँ पर हमने 4 लिख दिया, क्योंकि 4 को ही बैलेंस करना था, हमने कर दिया। तो यहाँ पर हमने बोला था कि जिंक अमलगम तथा सांद्र HCl। ओके, जिंक अमलगम का फार्मूला होता है ZnHg। ओके, जिंक अमलगम हो गया जी।
और सांद्र HCl। अब मैंने आपको बता रखा है कि आपको मान लीजिए ये उत्प्रेरक पता ही नहीं है, आपको सिर्फ इतना पता था कि एल्डिहाइड की आप चयन कराते हैं तो हमें एक जो है एल्केन प्राप्त होती है, तो आपको ये नहीं लिखेंगे ना उत्प्रेरक, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको पता है तो बहुत ज़्यादा बेस्ट है, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, आपको नंबर पूरे ही मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पर बात करते हैं, आगे बढ़ती है ये रिएक्शन। तो हमारे पास प्राप्त होता है एक एथेन। ओके, एथेन प्राप्त होगा प्लस H2O निकल जाएगा। अब यहाँ पर कैसे क्या रिएक्शन हुई है वो आप इसका मैकेनिज्म देख सकते हो। तो मैकेनिज्म समझने में काफ़ी आसान है, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर आप देखिए CH3, यहाँ पर C है, यहाँ पर हमें 3 H की ज़रूरत है तो हमने 3 H ले लिए। ओके, समझिएगा ध्यान से ही, आपको समझ में आ जाएगी। CH3 है, C यहाँ पर है, तो हमें यहाँ पर 3 H चाहिए, इसे आप भूल जाइए, OH को अभी भूल जाइए। यहाँ पर हमें 3 H की ज़रूरत है ताकि हमारी CH3 बन जाए। तो हमने 3 H यहाँ से ले लिए। अब यहाँ पर OH बचा हुआ है, यहाँ पर 1 H बचेगा क्योंकि हमने 3 H लिए थे, तो यहाँ पर 1 H बचा, तो यहाँ पर OH और 1 H, H2O हो गया तो निकल गया। आप इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि CH3 CH है, इसका O जो है यहाँ से हटेगा एंड यहाँ पर हमें 2 H की ज़रूरत है तो 2 H यहाँ से आ जाएंगे, तो यहाँ पर ये CH3 बन जाएगा प्लस यहाँ पर O बचा हुआ था, यहाँ पर 2 H बचे हुए थे जिससे H2O निकल गया। तो आप कैसे भी समझ लीजिए, मैकेनिज्म आप अपने अनुसार समझ सकते हो। ओके, अब बात करते हैं आपका जो रिएक्शन है वो दूसरी रिएक्शन भी समझ लेते हैं, एसीटोन के साथ कैसे होगी। तो एसीटोन के साथ भी मैंने यहाँ पर लिख रखी है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। इसमें तो यहाँ पर करना क्या है, एसीटोन लेना है, CH3 आपका एसीटोन होता है, ये बात आप भी जानते हैं। और यहाँ पर H ले लेने हैं, जितने भी ले सकते हैं, हमने बैलेंस करने के लिए 4 ले लिए। अब यहाँ पर ये उत्प्रेरक लिख देना है, जिंक अमलगम तथा सांद्र HCl। अब बात करते हैं तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो प्रोडक्ट काफ़ी आसान है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा और प्लस में H2O निकल जाएगा। अब वैसे ही आप इसका भी मैकेनिज्म समझ सकते हो, मैं वीडियो को बड़ा नहीं करूँगा। ओके, तो चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट रिएक्शन को, बट उससे पहले आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड दोनों रिएक्शन आपकी स्क्रीनशॉट में आ चुकी है। चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट रिएक्शन को। दोस्तों नेक्स्ट रिएक्शन हमारी स्मिट अभिक्रिया, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है स्मिट अभिक्रिया, तो इसे भी आप समझिए, काफ़ी आसान है ये भी। हालांकि मैंने आपको पहले की वीडियोस में भी ये अभिक्रियाएं बता रखी हैं, बट इसमें भी मैं आपका रिवीजन करा रहा हूँ। ओके, स्मिट अभिक्रिया कैसे कहते हैं, तो भाई कार्बोक्जिलिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ 2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो प्राथमिक एमीन प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया को स्मिट अभिक्रिया कहते हैं। काफ़ी आसान है, यहाँ पर आप एक बार दोबारा समझिए। कार्बोक्जिलिक अम्ल की अभिक्रिया हमें करानी है किसके साथ, हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ, और सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में करानी है। ये उपस्थिति उत्प्रेरक है, इतना आपको याद रखना है, और इसकी उपस्थिति में कराएंगे तो हमें प्राथमिक एमीन प्राप्त होगी और इस अभिक्रिया को हम स्मिट अभिक्रिया कह देंगे। काफ़ी आसान है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों अब हम फटाफट से इसकी रिएक्शन को देख लेते हैं। तो रिएक्शन काफ़ी आसान है, यहाँ पर हमने बोला था कार्बोक्जिलिक अम्ल की अभिक्रिया करानी है भाई, तो कार्बोक्जिलिक अम्ल हमने ले लिया CH3COOH। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको यही वाला कार्बोक्जिलिक अम्ल लेना है, आपके दिमाग में जो भी कार्बोक्जिलिक अम्ल आए वो आप यहाँ पर ले सकते हो, प्लस हाइड्रोजोइक अम्ल। अब भाई हाइड्रोजोइक अम्ल आपका फार्मूला पता होना चाहिए, जोइक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, ये आपको अगर पता नहीं होगा एग्जाम में तो आपका पक्का आप रिएक्शन नहीं कर पाओगे। इसलिए बोलता हूँ कि फार्मूले आपको याद होना चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा मेन जो आपका बेस होता है ना, वो फार्मूले होते हैं। नेम और फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। जैसे यहाँ पर आ गया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ करानी है भाई, तो हाइड्रोजोइक अम्ल का फार्मूला होता है N3H। अगर आपको ये पता नहीं होता तो आप क्या रिएक्शन को आगे बढ़ा पाते, तो बिल्कुल नहीं बढ़ा पाते भाई। तो इसलिए हम आपको बोलते हैं कि रिएक्शन का आपको फार्मूला याद होना ही चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो इसका फार्मूला होता है N3H, अब आप याद रखेंगे, भूलिएगा मत। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, इस रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं। तो उत्प्रेरक फिर आ गया इसमें H2SO4, अगर आपको याद है तो लिख दीजिए, अदरवाइज नहीं लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट अब क्या बन जाएगा, CH3NH2। प्राथमिक एमीन बनेगी क्योंकि हमने बोला था प्राथमिक एमीन प्राप्त होती है, तो प्राथमिक एमीन यहाँ पर बन गई प्राइमरी एमीन। ओके, प्लस CO2 निकलेगा और N2 लिख लेगा। अब आप कहेंगे भाई इसका हमें मैकेनिज्म समझाइए, तो चलिए मैकेनिज्म समझ लेते हैं, काफ़ी आसान है। तो फ्रेंड्स अब आप यहाँ पर समझिए, एक N हमने लिया है। ओके, एक N यहाँ पर आया है, अभी 2 N बचे हुए हैं, और H2 हमें 2 H की ज़रूरत है, तो एक ये वाला H और एक ये वाला H। CH3NH2 बन गया, CH3NH2 प्लस CO2, ये वाला पूरा का पूरा निकलेगा, CO2 निकल गया, प्लस N2। अब भाई यहाँ पर हमने एक N ले लिया था तो 2 ही तो N बचे, तो 2 N बचे, तो इसमें से 2 N की एक N2 गैस निकल गई, ये आपके ऊपर उड़ जाएगी। ओके, N2 गैस ऊपर उड़ जाएगी। तो इस तरह से आप इस अभिक्रिया को भी समझ सकते हो, काफ़ी आसान ये अभिक्रिया है, तो आप इसे समझ गए होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन को।